अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके सामने पेश है ए हमीद की मुकम्मल कमांडो सीरीज़। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखो भाई, अगर मैं तुम्हारी कहानी सच मान भी लूँ तो मैं भी सिवाय इसके कोई मदद नहीं कर सकता कि तुम्हें रात अपने हुजरे में रहने की इजाज़त दे दूँ और सुबह रुखसत कर दूं। मैं कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता अगर किसी को पता चल गया कि मैंने भारत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले एक पाकिस्तानी को पनाह दे रखी है तो पुलिस ना सिर्फ मुझे गिरफ्तार कर लेगी बल्कि वो इस मस्जिद पर भी कब्जा कर लेगी और यहाँ जो 5 वक्त अल्लाह का नाम लिया जाता है मुसलमान इससे भी महरूम हो जाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि अब तुम आराम करो और दिन निकलते ही पठानकोट जाने वाली रेल पर सवार हो जाओ और खुदा के लिए किसी से ये जिक्र न करना कि मैंने तुम्हें अपने हुजरे में पनाह दी थी। मैं खुद भी मौलवी साहब को ख़तरे में नहीं डालना चाहता था, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ ये था कि कुछ देर वहाँ आराम करके आगे रवाना हो जाऊँ। मौलवी साहब की घबराहट भी दुरुस्त थी। एक पाकिस्तानी जासूस को पनाह देने के जुर्म में उन्हें कैद भी हो सकती थी। जाहिर है मुझ पर पाकिस्तानी जासूस होने का लेबल बड़ी आसानी से चस्पा किया जा सकता था। मैंने कहा, ठीक है मौलवी साहब, आप जैसे फरमाते हैं मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है, तुम आराम करो, ये कंबल ले लो। हुजरा काफ़ी गर्म था। मैं कंबल ओढ़कर वहीं नुमदे पर लेट गया। सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली। मौलवी साहब हुजरे में नहीं थे। हुजरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने उठकर इसे खोलना चाहा, दरवाज़ा बाहर से बंद था। एकदम से मुझे ख्याल आया कि कहीं मौलवी साहब पुलिस को इतला देने तो नहीं चले गए। मेरा दिल खौफ से बैठने लगा। फरार का कोई रास्ता नहीं था। मैं जल्दी से उठकर दीवार से लग गया कि अगर पुलिस अंदर दाखिल हुई तो पूरी कुव्वत से भाग निकलूंगा। दरवाज़ा खुला और मौलवी साहब अकेले ही अंदर आए। इनके हाथ में एक लिफाफा था। उन्होंने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और बोले, लो भाई, तुम्हारे लिए पूरियां लाया हूँ, पहले तुम मुंह हाथ धो लो, मगर ये माथे का तिलक फौरन पूंछ डालो। उन्होंने मुझे गर्म पानी ला कर दिया। मैंने तिलक पूंछ डाला। मौलवी साहब मुझे मस्जिद के गुस्ल खाने में ले गए। जल्दी से मुंह हाथ धोकर वापस आ जाओ, खबरदार किसी से बात मत करना। मस्जिद खाली थी। कुएं के पास गुस्ल खाना बना हुआ था। मैं चंद लम्हों के बाद मुंह हाथ धोकर बाहर निकला तो एक आदमी पहले से बाहर खड़ा, शायद गुस्ल खाना खाली होने का इंतजार कर रहा था। इसका लिबास कश्मीरी मजदूरों जैसा था। मेरी तरफ देखकर बोला, अजनबी लगते हो, श्रीनगर से आए हो? कब आए हो भाई? मैंने मुख्तसर अल्फाज में कहा कि आज ही आया हूँ और सीधा मौलवी साहब के हुजरे में आ गए। मौलवी साहब दरवाजे में बैठे थे। अंदर आया तो बोले, असद जो क्या कह रहा था तुम्हें? पूछ रहा था कि श्रीनगर से आए हो, कब आए हो? मैंने कहा कि आज ही आया हूँ। मौलवी साहब ने इत्मीनान की सांस ली, मगर इनके चेहरे पर अब भी घबराहट के आसार थे। कहने लगे, जल्दी से नाश्ता कर लो और ये मैंने तुम्हारे लिए 20 रुपए निकाल कर रख दिए हैं, इसमें तुम्हारा रेल का किराया शामिल है। मैंने खामोशी से नाश्ता किया और इनके 20 रुपए ये कहकर लौटा दिए कि मेरे पास पैसे हैं। जब मैं जाने लगा तो मौलवी साहब ने मुझे गले लगाया। इनकी आंखों में आंसू आ गए। भाई मुझे माफ़ कर देना, तुम हमारे महबूब इस्लामी मुल्क पाकिस्तान से आए थे, मगर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका, कोई खिदमत नहीं कर सका। मैं बेबस हूँ। मैं मौलवी साहब के खलूस और मोहब्बत से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। मुझे इनकी मजबूरियों का एहसास था। वो एक ऐसे मुल्क में नमाज, रोज़ा और दरस कुरान की मशल रोशन किए हुए थे जहाँ कदम कदम पर इस्लाम के दुश्मन खंजर बदस्त थे। मैंने इनका हाथ चूम कर कहा, मौलवी साहब मेरे हक़ में दुआ कीजिए कि जो अज़म लेकर पाकिस्तान से निकला हूँ इसमें कामयाब हो जाऊँ। मौलवी साहब एक लम्हे के लिए साकत से होकर मुझे देखते रहे। शायद इनकी छठी हिस्स ने इन्हें बता दिया था कि मैं कोई अहम मिशन के लिए पठानकोट जा रहा हूँ, मगर उन्होंने अपने खदशात छुपा लिए और मेरे हक़ में दुआ करते हुए कहा, अल्लाह जल्ला शानहू तुम्हें कामयाब करे मेरे भाई। मैंने मौलवी साहब को सलाम किया और हुजरे से निकलकर मस्जिद के सहन में आ गया। बाहर आकर जूते पहने और कंबल लपेटे बाजार में एक तरफ रवाना हो गया। दिन रोशन था, धूप निकली हुई थी। बाजार में दुकानें खुली थी और लोग कारोबार में मसरूफ थे। अगरचे मैं सर झुकाए चला जा रहा था, मगर चारों तरफ से चौकस था कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। रेलवे स्टेशन पर काफ़ी रौनक थी। बाहर यक्के खड़े हुए थे। सवारियां उतरकर स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मालूम हुआ कि पठानकोट जाने वाली गाड़ी 20 मिनट बाद आएगी। मैंने 100 रुपए का नोट पहले ही निकाल कर अलग रख लिया था।
کھڑکی پر قطار میں کھڑے ہو کر میں نے ٹکٹ خریدا اور پلیٹ فارم پر آ کر دھوپ میں ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اگرچہ میرے ماتھے پر تلک نہیں لگا تھا، لیکن لباس کے وضاحت سے میں ہندو ہی لگتا تھا۔ موٹی سی توند والا ایک ہندو لالا اپنے بال بچوں اور ساز و سامان کے ساتھ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کا دم پھولا ہوا تھا اور وہ روتے بسورے بچوں کو مار مار کر چپ کرا رہی تھی۔ موٹے لالا نے میری طرف دیکھ کر کہا، کیوں بھیرا جی، گڈی کتنی لیٹ ہے جی؟ ٹائم پر آ رہی ہے؟ اجی ٹائم پر تو نہ آئی کبھی، رام رام بھلی لوگ، بالکوں کو کیوں مارتی ہو؟ گاڑی آ گئی، یہ پیسنجر ٹرین تھی، میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ ایک ڈبے میں گھس کر بیٹھ گیا۔ خدا خدا کر کے گاڑی چلی اور میں کھڑکی کی طرف منہ کر کے باہر سرسوں کے کھیتوں کی طرف تلنے لگا۔ ڈبے میں کافی رش تھا اور میں نے اطمینان کر لیا تھا کہ ڈبے میں ایسا کوئی آدمی سوال نہیں جو مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ پٹھان کوٹ آ گیا، پلیٹ فارم پر گاڑی رکی تو مسافروں کا ہجوم باہر نکل پڑا۔ میں بھی اس ہجوم کے ساتھ اسٹیشن سے باہر آ گیا تھا۔ اس دوران میں اپنے کرتے کی جیب میں رکھے 4,500 روپے کے کرنسی نوٹوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ اسٹیشن سے نکل کر میں بازار میں جوتوں کی دکان پر پہنچا اور اپنے لیے ایک نیا جوڑا خرید لیا۔ اس کے بعد چھاونی بازار میں ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان سے 2 پتلون، ایک گرم جیکٹ، موزے اور کچھ قمیضیں خرید کر لفافے میں رکھی اور باہر آ گیا۔ ایک بریف کیس بھی خرید لیا اور ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں آ کر کپڑے بدلے، پتلون، قمیض اور گرم جیکٹ پہنی اور شہر میں گھومنے لگا۔ پٹھان کوٹ کافی بڑا شہر تھا۔ پہلے چھاونی میں تھا، مگر اب شہر سے تھوڑی دور ایک جگہ چھاونی بھی بن چکی تھی، مگر میں اس طرف نہیں گیا۔ اصل میں کسی اعلیٰ درجے کے ہوٹل کی تلاش میں تھا، جہاں میں اپنے آپ کو بھارتی CID کے جاسوسوں کی نظروں سے زیادہ محفوظ رکھ سکتا تھا۔ ایک نسبتاً بہتر ہوٹل نظر آیا۔ اس 4 منزلہ ہوٹل پر انگریزی کے بڑے بڑے حروف میں کیلاش ہوٹل لکھا ہوا تھا۔ میں اس ہوٹل میں متقل ہو گیا۔ اب میرا دماغ اپنے مشن کے اگلے مرحلے پر غور کر رہا تھا۔ میرے سامنے پٹھان کوٹ کا شہر پھیلا ہوا تھا، بسوں اور موٹر گاڑیوں کے چلنے کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا اگلا پروگرام یہ تھا کہ کسی ایسے ہندو کو اپنا دوست بنایا جائے جو چھاونی میں کام کرتا ہے، اور پھر اپنی شاہ خرچی اور تحائف کی مدد سے اس سے چھاونی والی بڑی توپ کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کی جائے۔ کسی ہندو دوست کی مدد کے بغیر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور دوست بھی ایسا کہ جو چھاونی میں کام کرتا ہو۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا، میں نیچے آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ ایک سفید کپڑوں والا آدمی کاؤنٹر پر کوہنی ٹکائے کھڑا تھا اور ساڑی پوش کاؤنٹر گرل سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ اس سفید پوش کے بالوں میں ہلکی سی سفیدی جھلک رہی تھی۔ مجھے شکل ہی سے وہ بے حد چالاک اور زیرک آدمی لگا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ بھارتی انٹیلیجنس کا آدمی ہو۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے شدت سے دھڑکا اور پھر میں خاموشی سے اخبار کھول کر پڑھنے لگا۔ انگریزی کا اخبار تھا۔ میں فلموں کے اشتہار دیکھنے لگا۔ چھاونی کے کرشنا سینما میں انڈین فلم مورتی لگی ہوئی تھی۔ بیرے نے مینیو رکھ دیا۔ کھانے کے بعد میں ڈائننگ روم سے نکل کر کاؤنٹر کے قریب سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر رک گیا اور کاؤنٹر والی ساڑی پوش لڑکی سے کہا، ایک فون کر سکتا ہوں؟ جی کیوں نہیں پلیز۔ انگریزی اخبار سے میں نے ایک فون نمبر یاد کر لیا تھا۔ یہ کسی فرنیچر کی دکان کا نمبر تھا۔ میں نے اس کا ایک ہندسہ بدل کر نمبر گھمایا، ریسیور کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے قدرے بلند آواز میں کہا، ہیلو، دیکھیے میں صبح آپ کی دکان پر آیا تھا۔ میرا نام راکیش مشرا ہے۔ جی ہاں، آپ نے پہچان لیا۔ میں نے صبح ڈائمنڈ کی ایک انگوٹھی پسند کی تھی۔ جی ہاں، وہی جس کی قیمت آپ نے 20,000 روپے بتائی تھی۔ کیا کہا، بک گئی؟ ویری سیڈ۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ کے پاس میرا نئی دلی کا فون نمبر موجود ہے۔ اگر اسی قسم کی دوسری انگوٹھی آپ کے پاس آئے تو مجھے فون کر دیجیے گا۔ جی ہاں، دھنیہ واد، نو پرابلم۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ کاؤنٹر گرل نے مسکراتے ہوئے کہا، سر آپ نے کافی نہیں پی؟ ہمارے ہوٹل کی کافی تو دلی تک مشہور ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری فون پر گفتگو کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ ضرور پیوں گا، مگر اس وقت میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ کاؤنٹر گرل سے نہ رہا گیا تو بولی، क्षमा کیجیے گا سر، پٹھان کوٹ میں اصلی ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں بہت کم ملتی ہیں۔ آپ نے لالا جوہری پرساد جیولرز کو فون کیا تھا نا؟ جی ہاں، لالا جی کو ہی فون کیا تھا، مگر میں نے صبح جو انگوٹھی دیکھی تھی اس کا ڈائمنڈ مجھے اصلی لگتا تھا۔ سر بڑا گھپلا ہوتا ہے اس بزنس میں بھی۔
आप इतनी महंगी अंगूठी अपनी पत्नी के लिए खरीद रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, मुझे ऐसा प्रश्न करने का अधिकार तो नहीं है। मैंने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मगर मेरा तो अभी ब्याह भी नहीं हुआ। वो भी हंस पड़ी, आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू फॉर द कॉल। एनी टाइम सर, काउंटर गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा और मैं होटल की लॉबी से निकलकर बाहर बाजार में आ गया। मेरी झूठी कॉल से इस लड़की पर खासा असर पड़ा था और यही मैं चाहता था। इस ड्रामे से मेरा मकसद महज इतना था कि इस काउंटर गर्ल से किसी तरह ये मालूम करूं कि इसके पास जो सफ़ेद पोश आदमी खड़ा था वो कौन है। बाजार में ट्रैफिक का रश था। मैं बाग में आ गया। कुछ देर वहाँ टहल कर आइंदा का प्रोग्राम बनाता रहा। बाग के दरवाजे पर एक फूल बेचने वाला बैठा था। मैंने इससे रजनीगंधा के फूलों का एक दस्ता खरीद कर कागज़ में लपेटा और वापस होटल की तरफ आ गया। काउंटर पर मैंने गुलदस्ता काउंटर गर्ल की तरफ बढ़ाकर कहा, मुझे जिस महाशा जी से मिलना था वो तो नहीं मिले, मगर रजनीगंधा के फूल मिल गए, इन्हें स्वीकार करें। माई ये आप मेरे लिए लाए हैं। हाउ स्वीट, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। मैंने फूलों का गुलदस्ता लड़की के हाथ में थमाते हुए मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे अपना शुभ नाम नहीं बताया। देवी जी। लड़की शर्मा गई और बोली, अरोशी मेरा नाम अरोशी भिंडारी है। सुंदर नाम है, आकाश की अप्सराओं के ऐसे सुंदर नाम होते हैं। काउंटर गर्ल अरोशी अपनी तारीफ पर बहुत खुश हुई। मेरी झूठी इमारत भी इस पर कारगर साबित हुई थी। मैं बेनियाजी से ऊपर अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में आकर मैं लेट गया। मैं सोच रहा था कि छावनी में फौजी तनसीबात और ख़ास तौर पर भारतीय तोप के बारे में किस तरह मालूमात हासिल की जाए। एक ही तरीका मेरे जहन में था कि किसी तरह से किसी ऐसे आदमी से दोस्ती की जाए जो छावनी में सिविलियन क्लर्क वगैरह हो। मैं खुद छावनी के इलाके में नहीं जाना चाहता था। इसकी वजह मुजाहिद फोर्स में मेरी इब्तदाई कमांडो ट्रेनिंग का पहला असूल था। मुझे बताया गया था कि जिस टारगेट को तबाह करना हो, इस टारगेट के इलाके में दिन के वक्त कभी ना जाओ। वहाँ से मुतल्लिका लोगों को अपना चेहरा हरगिज़ मत दिखाओ, क्योंकि कोई पता नहीं तुम्हें इसी शक्ल में किसी शख्स का भेस बदल कर वहाँ जाना पड़ जाए। अगर वहाँ तुम्हारी चेहरा शनासाई हो चुकी होगी तो तुम पहचान लिए जाओगे। चुनाचा मैं भी अभी तक पठानकोट छावनी का रुख नहीं किया था। इसकी वजह यह भी थी कि मैं पाकिस्तानी जासूस था और छावनी के इलाके में जगह जगह मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी फिर रहे थे। जब से मशरक़ी पाकिस्तान में भारतीय तखरीबकारों ने गड़बड़ शुरू की थी, यहाँ भी हंगामी किस्म की सूरत हाल थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस की नफरी में इजाफा हो गया था। छावनी जाने वाली सड़क पर मुझे कई मुश्तबा शक्लें नजर आईं। मैं जानबूझकर इधर नहीं जाना चाहता था। पठानकोट शहर में भी चप्पे चप्पे पर फौजी जासूस आम कपड़ों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों और दरमियाने दर्जे के होटलों के गिर्द चक्कर लगाते थे। इसलिए मुझे खतरा था कि जो सफ़ेद पोश महाशा काउंटर गर्ल अरोशी के साथ बातें कर रहा था वो ज़रूर मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी था। चूँकि मुझे पठानकोट में रहकर अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाना था, इसलिए मैं हर तरह से बाखबर और मिलिट्री इंटेलिजेंस की नज़रों से बचकर रहना चाहता था। सफ़ेद पोश महाशय जी के बारे मुझे अरोशी ही कुछ बता सकती थी और इससे मैंने इतना काम निकालने जितनी दोस्ती पैदा कर ली थी। दफातन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मुझे दो बातों का हर वक्त धड़का लगा रहता था। एक ये कि कहीं भारतीय इंटेलिजेंस का कोई आदमी मुझे गिरफ्तार करने ना आ जाए, और दूसरा ये कि कहीं अमृतसर का स्मगलर करुंडिया मेरी तलाश में इधर ना निकले। बाहर से होटल के वेटर की आवाज़ आई, सर मैं होटल बॉय हूँ, हीटर लाया हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। होटल बॉय अंदर आया तो इसके हाथ में बिजली का डबल रॉड वाला हीटर था। सर मैडम ने कहा है आपके कमरे में लगा दूँ। होटल बॉय ने हीटर पलंग के करीब लगा दिया। डाइनिंग रूम में शाम के बाद मैंने कॉफ़ी मंगवा ली तो काउंटर गर्ल अरोशी को कॉफ़ी पीने की दावत दी। वो बखुशी मेरी मेज़ पर आ गई। मैंने इस किस्म की बातें शुरू कर दी जिससे जाहिर हो कि मैं किसी आइडियल लड़की की तलाश में हूँ और मैं शादी के बाद लंदन में जाकर अपना दफ्तर खोलना चाहता हूँ। होशियारी से बातें करते हुए मैंने अरोशी के बालों और आंखों की कुछ इस तरह तारीफ़ की और कालिदास की संस्कृत की नज़मों के कुछ इस दिल नशी अंदाज में हवाले दिए कि वो मेरी गर्विदा होगी। तब मैंने इससे पूछा कि वो महाशय जी कौन थे जिससे वो हंस हंस कर बातें कर रही थी। इसने हल्का सा हंस कर कहा कि इस महाशय का नाम तिलक राज वर्मा है और वो पठानकोट में कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। अरोशी ने यह भी बताया कि वो इसके मामा जी के पुराने मिलने वाले हैं।
मैं मुतमईन हो गया कि वो शख्स इंटेलिजेंस का आदमी नहीं था। अब मुझे अरोशी से कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं अपने मंसूबे के बारे में गौर करने लगा था। अचानक इस लड़की ने एक ऐसी बात कही जिस पर मेरे कान खड़े हो गए। वो अपने मामा जी के बारे में बातें करते हुए बोली, मेरे मामा जी का बड़ा बेटा केवल कृष्ण फौज में मेजर है, आजकल डलहौजी में छुट्टी पर गया हुआ है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ एक ईसाई लड़की को साल ले गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में ये बात बुरी समझी जाती है ना। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों नहीं, ये हमारी धर्म संस्कृति के भी खिलाफ है। मेरा जहन तेजी से एक मंसूबे पर गौर कर रहा था। ये बड़ा खतरनाक मंसूबा था, मगर इस पर अमल करते हुए मुझे अपनी मुहिम में 100% कामयाबी का यकीन था। अरोशी अपने मामा जी के गुमराह बेटे मेजर केवल कृष्ण के खिलाफ बातें किए जा रही थी। इसकी बातों से मैंने मालूम किया कि मेजर कृष्ण जालंधर छावनी में तैनात था। फिर वहां से इसकी बदली पठानकोट छावनी में कर दी गई थी। इसने बीमारी का बहाना बनाकर 2 माह की छुट्टी ले ली और लिख कर दे दिया कि वो छुट्टियां डलहौजी के सेहत अफजा मकाम में गुजारेगा। पठानकोट छावनी में अपनी नई ड्यूटी संभाल लेगा। वो अभी तक पठानकोट छावनी नहीं गया था। मैंने गुफ्तगू के दौरान बड़ी तरीके से डलहौजी में इस होटल का पता मालूम कर लिया जिसमें मेजर कृष्ण एक ईसाई लड़की के साथ छुट्टियां गुजार रहा था। मुझे ये भी मालूम हुआ कि मेजर कृष्ण की अभी 1 माह की छुट्टी बाकी है। मेरे जहन में मंसूबा मुकम्मल हो चुका था। ये एक ऐसा खतरनाक मंसूबा था कि जिसमें एक एक कदम पर राज फाश होने और मेरी मौत का इम्कान था। लेकिन मैंने ये दाव लगाने का फैसला कर लिया था। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने इस मंसूबे की सारी कड़ियां एक एक करके मरबूत कर ली और दूसरे रोज डलहौजी की तरफ रवाना हो गया। अरोशी को मैंने ये कहा कि मुझे एक ज़रूरी कारोबारी काम की वजह से अमृतसर जाना पड़ रहा है, परसों तक वापस आ जाऊंगा। वो भारतीय फिल्मों की हीरोइन की तरह उदास आंखों से मुझे देखने लगी। खुदा जाने वो अपने जहन में क्या मंसूबा तरतीब दे रही थी, मगर मुझे मेरा मंसूबा कशां कशां डलहौजी की तरफ लिए जा रहा था। मैं इससे पहले कभी डलहौजी नहीं गया था। बस ने मुझे डलहौजी पहुंचा दिया। डलहौजी की पहाड़ियों पर बर्फ गिरी हुई थी। ये सेहत अफजा मकाम वीरान सा था। ये माहौल मेरे मंसूबे की तकमील के लिए बेहद मौजूद है। बस अड्डे के पास एक होटल था। मैंने इस होटल में एक कमरा ले लिया और चाय का एक कप पीने के बाद गर्म कपड़े पहनकर बाजार में निकला है और इस होटल का पता लगा लिया जहां मेजर कृष्ण मुकीम था। होटल से ब्रीफकेस उठाया और मेजर कृष्ण वाले होटल हलदेव में मुंतकिल हो गया। कमरा किराए पर ले लिया। मेजर कृष्ण के कमरे का नंबर 5 था, जबकि मुझे 11 नंबर मिला था। दोनों कमरे दूसरी मंजिल पर थे। होटल अंदर से सारे का सारा सेटनली हीटेड था और काफ़ी हद तक जदीद साजो सामान से मुज़य्यन था। दोपहर 2 बजे मैं खाने के बाद अपने कमरे में लेटा बाज़ अहम अमूर पर गौर कर रहा था, क्योंकि मेरे मंसूबे की बाज़ कड़ियाँ अभी तक नामुकम्मल थी। इनकी तकमील का तकाजा था कि मैं मंसूबे की गर्दाब में कूद जाऊँ। इस तरह वो कड़ियाँ खुद ब खुद आपस में मिल जाती। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल की आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।